आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारी जावा ओरिएंटेड सीरीज के 5th ट्यूटोरियल के साथ, जहाँ पे हम लोग स्विच केसेस के बारे में जान रहे होंगे। साथ ही में हम लोग बात करेंगे टर्नरी ऑपरेटर और नेस्टेड इफ एल्स लूप की, जो मैं आपको पिछले लेक्चर में बताना भूल गया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे टर्नरी ऑपरेटर्स के साथ। तो ये जो स्क्रीन पे आप लोगों के सिंटैक्स लिखा हुआ है, ये पूरा का पूरा सिंटैक्स टर्नरी ऑपरेटर्स का होता है। यहाँ पे आप सबसे पहले डेटा टाइप लिख रहे होते हैं, देन वेरिएबल का नेम लिख रहे होते हैं, इज इक्वल्स टू कंडीशनल स्टेटमेंट एंड क्वेश्चन मार्क ये वेरीफाई करता है कि आपकी कंडीशन सही है या नहीं है, और उसके बिहाफ पे आपकी स्टेटमेंट 1 या स्टेटमेंट 2 में से कोई एक स्टेटमेंट रन होती है, राइट। तो अगर स्टेटमेंट 1 आपकी तब रन होगी जब कंडीशन आपकी ट्रू है, और स्टेटमेंट 2 आपकी तब रन होगी जब आपकी कंडीशन फॉल्स है। तो यही हर एक सिस्टम होता है कि आपकी कंडीशन चेक होती है और उसके भी आप पे ट्रू या फॉल्स के अकॉर्डिंग एक स्टेटमेंट रन होती है। इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं फटाफट से। तो व्हेन इंटीजर a इज इक्वल्स टू 5 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 6, तो इंटीजर a डेटा टाइप और वेरिएबल नेम हो गया, इक्वल्स टू आपका एक ऑपरेटर हो चुका है, असाइनमेंट ऑपरेटर। देन 5 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 6, यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल्स टू 6 कंपैरिजन ऑपरेटर है, और 5 और 6 के बीच में कंडीशन चेक हो रही है, और अगर वो कंडीशन फॉल्स होगी और अगर वो ट्रू है तो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं यार नेस्टेड इफ एल्स के बारे में। नेस्टेड इफ एल्स का मतलब होता है यार कि जब भी आप एक इफ एल्स ब्लॉक के अंदर दूसरा इफ एल्स ब्लॉक यूज कर रहे होते हैं, उसे हम नेस्टेड इफ एल्स कहते हैं। जैसे कि आपके सामने एक आपको सिंटेक्स दिख रहा है जहां पे आपने इफ का एक ब्लॉक यूज किया है, और उस ब्लॉक के अंदर आपने दूसरा इफ का ब्लॉक यूज किया है, तो ये नेस्टेड इफ ब्लॉक हो गया है, राइट। इफ के अंदर इफ यूज कर लिया है आपने अगेन, तो नेस्टेड इफ एल्स ब्लॉक इसे ही कहते हैं हम लोग। इसका एक एग्जांपल दिखाता हूं मैं आपको। तो देख रहे हैं आप यहाँ पे मैंने इफ यूज किया है और इफ के अंदर फिर से इफ एल्स यूज किया है, देन मैंने एक एल्स ब्लॉक यूज किया है और उस एल्स ब्लॉक में फिर से इफ एल्स यूज किया है। तो यार ये जो दोनों व्हाइट मैंने बॉक्सेस बना रखे, ये वाला व्हाइट बॉक्स और ये वाला व्हाइट बॉक्स, ये दोनों व्हाइट बॉक्स ये बताते हैं कि यहां से लेकर यहां तक की जो स्टेटमेंट है वो नेस्टेड है, एक इफ एल्स के अंदर लिखी गई है। तो ये नेस्टेड इफ एल्स लूप होता है। तो चलिए यार मैं आपको अब इन सब चीजों की इंप्लीमेंटेशंस बता देता हूं कि कैसे आप इन सब चीजों को इंप्लीमेंट कर रहे होते हैं। तो चलिए यार मैं सबसे पहले आप लोगों को टर्नरी ऑपरेटर की इंप्लीमेंटेशन बता देता हूं। तो मैं बोल रहा हूँ इंटीजर a जो कि डेटा टाइप और वेरिएबल हो गया, देन मैं कंडीशन चेक कर लेता हूँ, और फिर मैं अब आप लोगों को बता देता हूँ कि जो चीज आपको असाइन करवानी होती है वो आप यहाँ पे ऐसे लिख रहे होते हैं। तो इसका मतलब है कि अगर आपका 4 अगर 5 से बड़ा या इक्वल हो गया है, तो आपका 1 जो है वो असाइन हो जाएगा a को, और अगर ऐसा नहीं होता है तो 0 वैल्यू असाइन हो जाएगी a को। तो ये चेक करने के लिए कि a को क्या वैल्यू असाइन हुई है, आपको यहाँ पे प्रिंट करवा देना चाहिए a को। तो अब मैं आपको इसे रन करके बता देता हूँ। यहाँ पे हम लोग एक क्वेश्चन मार्क लगाना भूल गया, ये एरर आ गया है, तो एक बार फिर से क्वेश्चन मार्क लगा के रन कर लेते हैं। तो देख रहे हैं आप यहाँ पे 0 प्रिंट हो चुका है, और इस 0 प्रिंट होने का मतलब ये है कि हाँ आपकी ये स्टेटमेंट गलत है, और गलत होने की वजह से आपकी ये 0 वैल्यू a को असाइन हो चुकी है, और इसी वजह से यहाँ पे हमने a प्रिंट कर दिया है। अब अगर यही चीज आप स्ट्रिंग के साथ करना चाहते तो कैसे करते हैं, और अब हम इसे रन करवा लेते हैं। तो देख रहे हैं आप यहाँ पे फॉल्स प्रिंट हो चुका है, यानी कि ये चीज स्ट्रिंग के लिए भी रन कर रही है। तो आप किसी के लिए भी इस तरीके से रन करके देख सकते हैं कि अगर स्टेटमेंट सही है तो आपको a को क्या वैल्यू असाइन करवानी है वो आप यहाँ लिख सकते हैं, और अगर फॉल्स है तो क्या वैल्यू असाइन करवानी है वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, और उसके बाद इस तरीके से आप उसे प्रिंट करवा सकते हैं। तो चलिए यार स्टार्ट करते हैं हमारे नेस्टेड इफ एल्स लूप की इंप्लीमेंटेशन के साथ। तो नेस्टेड इफ एल्स लूप के अंदर में यार मैं एक बार बस इफ लूप को यूज करके आपको बता रहा हूँ। तो मैंने इफ लूप को यूज किया है, और इफ लूप के अंदर ही मैं अब आप लोगों के लिए इफ और एल्स दोनों यूज कर रहा हूँ, ताकि आप ये पता कर सके कि ये कैसे रन करता है। और यहाँ पे आपने सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल करवा लिया है, और यहाँ पे आपने प्रिंट करवा दिया है 1, और आपने इधर एल्स स्टेटमेंट लगाई जहाँ पे आप प्रिंट करवा रहे होगे 0, राइट। तो देख रहे हैं यार आप लोग यहाँ पे आपने सबसे पहले एक
इफ लूप लगाया है और इस पूरे इफ लूप के अंदर आपने एक और बार इफ एल्स लूप लगाया है, तो इसी को हम नेस्टिंग कहते हैं। और ये रन करके बताया तो मैं अब आप लोगों को, तो देख रहे हैं आप यहाँ पे 0 प्रिंट हो चुका है क्योंकि आपकी इफ की कंडीशन सही थी तो वो इस लूप के अंदर आया। इस लूप के अंदर आके ये वाली कंडीशन फॉल्स थी इसीलिए इसको इग्नोर कर दिया और उसके बाद ये वाली एल्स वाली स्टेटमेंट को इसने रन कर दिया, राइट। अच्छा, आप लोग यहाँ पे एल्स इफ भी यूज कर सकते थे, जैसे कि अगर आपने बोल दिया होता कि 3 इज टू 1 + 2, तो अब हम इसे रन करवा लेते हैं। तो यहाँ पे 0.5 प्रिंट हो चुका है। इसका मतलब कि एल्स इफ वाली स्टेटमेंट हमारी सही थी तो ये रन हो गई है और एल्स वाली को भी इग्नोर कर दिया अब इसने। तो इस तरीके से यार आपके नेस्टेड इफ एल्स लूप रन कर रहे होते हैं। अब जरूरी नहीं है कि यार आप नेस्टेड इफ एल्स के अंदर सिर्फ एक ही बार इफ यूज करें या एक ही बार एल्स यूज करें। आप चाहे जितने नेस्टेड इफ एल्स लूप बना सकते हैं। आप इफ के अंदर नेस्टेड इफ एल्स शुरू कर सकते हैं, आप एल्स के अंदर, आप एल्स इफ के अंदर जहां चाहे अपना इफ एल्स ब्लॉक लगा सकते हैं, नेस्टेड कर सकते हैं उसको। तो देयर आर सो मेनी कंडीशंस कि आप इफ के अंदर नेस्टेड बनाए, एल्स के अंदर बनाए, एल्स इफ के अंदर बनाए, और आप नेस्टेड के अंदर भी नेस्टेड बना सकते हैं। लाइक अगर आप चाहते हैं कि मेरा पहला इफ एल्स आ चुका है, देन मैं अगेन इस इफ के अंदर भी इफ एल्स लाना चाहता हूं तो मैं लगा सकता हूँ, ऐसी कोई कंडीशंस नहीं है। तो आप चाहे जितने नेस्टेड इफ एल्स लूप बना सकते हैं। तो अब हम लोग स्विच करते हैं हमारे स्विच केसेस की तरफ, जहां हम लोग सीख रहे होते हैं कि कैसे आप यूजर से एक इनपुट लेते हैं और उसके भी यहाँ पे डिफाइन करते हैं कि आपकी कौन सी स्टेटमेंट रन होनी चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं स्विच केसेस के साथ। तो स्विच केसेस को लिखने का जो सिंटैक्स होता है वो आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा है। यहाँ पे आप सबसे पहले स्विच केस लिखते हैं, देन उसके अंदर एक पैरामीटर पास करते हैं और ये जो पैरामीटर n आपने पास किया ये डिसाइड करता है कि आपका कौन सा केस ऑफ स्टेटमेंट रन होने वाला है। तो अगर आपने n की वैल्यू 1 रखी तो आपका केस 1 प्रिंट होगा, अगर आपने n की वैल्यू 2 रखी तो केस 2 प्रिंट होगा। और सिमिलरली अगर आपकी n की वैल्यू जो भी है तो उसके हिसाब से जो केस n होगा वो वाला प्रिंट हो जाएगा, राइट। तो केस लिखने का तरीका क्या होता है, तो केस आप लिखते सबसे पहले CASE सब स्मॉल में, देने की स्पेस देते और स्पेस के बाद में आप 1 लिखते हैं या फिर जो भी नंबर है आपका केस का वो लिखते हैं एंड उसके कॉरस्पॉन्डिंग आप पैरेंथेसिस के अंदर एक कोड लिखते हैं। तो अगर आपका वो केस रन होता है तो उसके अंदर पैरेंथेसिस में जो कोड लिखा हुआ है वो सारा कोड रन होगा और बाकी सारे कोड इग्नोर हो जाएंगे, राइट। और अगर आपने कोई ऐसी n की वैल्यू पैरामीटर में पास कर दी है जिसका केस आपके पास नहीं है तो फिर वो डिफॉल्ट के अंदर लिखा हुआ कोड ऑफ स्टेटमेंट रन कर देगा। तो इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि मैंने स्विच 2 लिखा है। इस स्विच टी का मतलब है कि हमने केस 1 को जब लिखा है system.out.println केस 1, वो वाला पूरा इग्नोर हो जाएगा क्योंकि हमें केस 1 नहीं अभी केस 2 पे ध्यान देना है। और केस 2 के अंदर यहाँ पे लिखा हुआ है system.out.println, तो वो केस 2 को प्रिंट कर देगा, राइट। तो यहाँ पे यही होगा यार कि वो केस 2 के लिए चेक कर रहा होगा। इस एग्जाम्पल के अंदर मैंने डिफॉल्ट स्टेटमेंट भी ऐड कर दिया है। अब इसका मतलब है कि अगर मैं स्विच के अंदर 1 और 2 को छोड़ के कुछ और पास करूंगा एज अ पैरामीटर तो फिर मेरा डिफॉल्ट स्टेटमेंट रन होगा और वहां पे डिफॉल्ट प्रिंट हो जाएगा। तो चलिए यार अब इन्हीं एग्जांपल्स को मैं आपको इक्लिप्स आईडी के अंदर भी इंप्लीमेंट करके बता देता हूँ यार, ताकि आप लोगों को ज्यादा क्लियर हो जाए कि स्विच केसेस को कैसे यूज करते हैं और फिर हम उसके बाद थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे हैकर रैंक के बारे में। स्टार्ट करते हैं स्विच, और स्विच के अंदर आपने एक नंबर पास कर देना है, देन आपको पैरेंथेसिस ओपन करना है और उसके अंदर आप अब केस स्टेटमेंट लिखे होंगे अपनी, और देखिए आप केस लिखने के बाद आपको एक स्पेस देना है, फिर आपका नंबर प्रिंट करना है कॉलन, और उसके नीचे आप अपना केस ऑफ स्टेटमेंट लिख सकते हैं। और अब मैं यार यहाँ पे ये ब्रेक यूज कर रहा हूँ, मैं ये क्यों यूज कर रहा हूँ मैं आपको एक दो केसेस इंप्लीमेंट करने के बाद समझाऊंगा। चलिए यहाँ पे इसे समझ लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने 2 पास किया है, यहाँ पे मैंने केस 1 लिखा है और केस 1 अगर सही होता है तो हमें कौन से स्टेटमेंट रन करवाना है वो मैंने यहाँ लिख दिया है। आप इसे पैरेंथेसिस में भी लिख सकते थे,
बट यहाँ पे सिर्फ सिंगल लाइन हमने प्रिंट करी है, इस वजह से मैंने इसे पेरेंथेसिस में नहीं लिखा है। देन आप केस 2 लिखते हैं और केस 2 के अंदर कौन सी स्टेटमेंट रन होगी वो आपने यहाँ पे कर दिया है। और केस 2 अगर आपका रन नहीं होता या फिर आप मान लीजिए कि आपने 3 दे दिया है पैरामीटर में और ना यहाँ पे हमारे पास केस 3 है ही नहीं, हमारे पास सिर्फ केस 1 और केस 2 है, तो वो उस कंडीशन में डिफॉल्ट पैरामीटर को रन कर रहा होगा, राइट। तो मैं इसे रन करके बताता हूँ पहले आप लोगों को एक बार। तो देख रहे हैं यहाँ पे केस 2 प्रिंट हो चुका है और इस केस 2 के प्रिंट होने का रीजन यही था कि आपने पैरामीटर में 2 पास किया था और इसीलिए उसने देखा कि यहाँ पे केस 2 प्रेजेंट है या नहीं, और केस 2 यहाँ पे प्रेजेंट है, इस वजह से उसने यहाँ पे केस 2 प्रिंट कर दिया, राइट। अब अगर मैं यहाँ पे पैरामीटर में 3 पास कर देता तो क्या होता, तो रन करके देखते हैं। तो देख रहे हैं आप यहाँ पे डिफॉल्ट आ चुका है और इस डिफॉल्ट के आने का मतलब है कि जब भी आपको एक ऐसी कंडीशन दे देंगे जो जिसका केस यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, तो वो यहाँ पे डिफॉल्ट स्टेटमेंट को प्रिंट कर रहा होगा यार। तो अब हम लोग देख लेते हैं कि कैसे आप यूजर से वैल्यू लेके और इसे प्रिंट करवा रहे होते। तो मैं यहाँ पे पहले इंपोर्ट करवा लेता हूँ java.util.star को। देन मैं यहाँ पे एक स्कैनर डिफाइन कर देता हूँ। तो स्कैनर का यूज और उसको डिफाइन करना यार मैं आपको पहले ही सिखा चुका हूँ। जब हम डेटा टाइप सीख रहे थे तभी मैंने आप लोगों को बता दिया था कि आप कैसे यूजर से इनपुट ले रहे होते स्कैनर को यूज करके। तो मैं यहाँ पे एक इंटीजर टाइप का n लेना चाह रहा हूँ यूजर से, तो आप यूज करेंगे sc.next इंटीजर। तो दिस इज द कंडीशन। और अब यहाँ पे आपने n के ऊपर एक कंडीशन लगाई हुई है स्विच की कि आप n पास करिए और वो उस पैरामीटर के लिए ढूंढेगा और अगर वो पैरामीटर इन स्टेटमेंट से बिलोंग नहीं करता है तो वो यहाँ पे डिफॉल्ट स्टेटमेंट को रन कर देगा। अब हम इसे रन करवा के देख लेते हैं। तो ये अब हमारा वेट कर रहा है एक कंडीशन को देने के लिए, तो मैं 1 पास कर देता हूँ और हम देखते हैं। देखिए यहाँ पे केस 1 प्रिंट हो चुका है, राइट। अब अगर मैं इसे दोबारा रन करवाऊँ और यहाँ पे कुछ 100 वैल्यू दे दूँ जो कि इससे कई ज्यादा है, बट स्टिल ये यहाँ पे हमें डिफॉल्ट प्रिंट करके देगा क्योंकि वो 1 और 2 से बिलोंग नहीं कर रहा है। हमने यहाँ पे सिर्फ 1 2 इंप्लीमेंट किया है और अगर आप 1 2 को छोड़ के कोई भी नंबर लिखेंगे तो वो यहाँ पे हमें डिफॉल्ट स्टेटमेंट रन करके देगा, राइट। तो यही होता है स्विच केसेस का यूज। तो अभी हम लोग बात कर लेते हैं कि कैसे आप इफ एल्स लूप और स्विच केसेस को यूज करके हैकर रैंक के साथ स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलिए यार देखते हैं हैकर रैंक की तरफ। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पे हैकर रैंक सर्च कीजिए अपने गूगल पे आके और इस हैकर रैंक को हम लोग ओपन कर लेते हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक लॉगिन नहीं किया तो यार आप सबसे पहले यहाँ पे अकाउंट बनाए और अगर पहले से अकाउंट है तो लॉगिन कर ले और फिर यहाँ पे आपको नीचे जाके यहाँ पे जावा मिलेगा यार, इस जावा पे क्लिक करें आप लोग। मैंने पहले से इस सीरीज को ओपन कर रखा है तो मैं वहीं से इसको स्टार्ट कर देता हूँ और अब मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ यार जो आपको सॉल्व करने। तो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर ले जावा बेसिक इजी और यहाँ पे आप दोनों ही सॉल्व कर ले। तो देख रहे हैं आप यहाँ पे सबसे पहले आ चुका है स्टैंडर्ड इन एंड स्टैंडर्ड आउट का एक क्वेश्चन, जहां पे आप लोग बात कर रहे होते हैं स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट की सिर्फ। तो देख रहे हैं आप यहाँ पे कुछ नहीं करना है, आपको 3 लाइन का इनपुट लेना है और उन्हीं इनपुट ली हुई वैल्यूज को प्रिंट करवा देना है। तो जो हमने सीखा था कि हम स्कैनर का यूज करते इनपुट लेने के लिए और उन वैल्यूज को स्टोर कराते और उसके बाद सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन का यूज करके उन्हें प्रिंट करवा देते। तो ये सिमिलर है यार, बस आपको सेम चीज यूज करनी होती है। तो अब हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो आप एक तो ये क्वेश्चन यूज कर सकते हैं करने के लिए। देन जावा इफ एल्स लूप लिखा हुआ है यहाँ पे, तो आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। यहाँ पे आपको इफ एल्स लूप को यूज करके कुछ सिचुएशंस को देना है। यहाँ पे अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया गया है यार कि कैसे आप इफ एल्स लूप को यूज करते हैं और क्या क्या कंडीशन आपको लेनी है इनपुट के तौर पे और क्या आप प्रिंट करवा रहे होंगे। तो यहाँ पे एक अच्छी प्रैक्टिस आप लोगों की हो जाएगी यूजर डिफाइंड इनपुट लेने की और उसको प्रिंट करवाने की और उस पे इफ एल्स कंडीशन को अप्लाई करने की। अगले क्वेश्चन की तरफ अगर हम मूव करें तो वो है जावा आउटपुट फॉर्मेटिंग। जावा आउटपुट फॉर्मेटिंग के अंदर यार कुछ नहीं, आप लोगों को एक स्ट्रिंग दी हुई है और आप लोगों को उस स्ट्रिंग को 15 कैरेक्टर्स 15 के गैप के बाद प्रिंट करना है। तो उसकी जो पूरी थ्योरी दी हुई है वो पूरी थ्योरी यहाँ तक दी हुई है यार, आप लोग पढ़ सकते हैं। यहाँ तक पूरी थ्योरी है सारा इसका कि आपको क्या करना है और उसके बाद आपको पैटर्न भी दिया हुआ है कि आपको इस पैटर्न में इनपुट लेना है, इस पैटर्न में आउटपुट देना है और नीचे उस आउटपुट का एक्सप्लेनेशन है कि वैसा आउटपुट क्यों प्रिंट हुआ है। तो आप अच्छे से समझ के इस चीज को अप्लाई करके देख सकते हैं यार। ये काफी इजी सा कोड है, देख रहे हैं आप इतनी सी लाइन में प्रिंट हो चुका है ये कोड और इसमें सिंपली स्कैनर यूज किया गया है और कैसे आप उस चीज को प्रिंट करवाते वो यूज किया गया है। अब बात कर लेते हैं डेटा टाइप्स की। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन दिखेगा आप लोगों को जावा डेटा टाइप्स करके। तो आप यहाँ पे डेटा टाइप्स के अंदर कन्वर्जन देख रहे होते हैं शायद।
तो आप लोगों को बताना है कि यार आप लोगों को एक इनपुट दिया हुआ है और आप लोगों को बताना है कि ये चीज इसमें प्रिंट हो सकती है या नहीं हो सकती है, या फिर ये शॉर्ट के अंदर सस्टेन कर सकती है, इंटीजर में रह सकती है, लॉन्ग में रह सकती है, तो कितने टाइप के इनपुट्स के अंदर ये रह सकती है, ये आप लोगों को बताना होगा, राइट। तो ये बताने के लिए यार आपको सिंपली जस्ट चेक करनी होती है कुछ कंडीशंस। तो आप रेंज चेक करते हैं यहाँ पे हर बार कि अगर ये इस रेंज से इस रेंज में आता है तो वो शॉर्ट के अंदर बिलोंग करेगा, अगर यहाँ से यहाँ तक में आता है तो शॉर्ट और इंटीजर में बिलोंग करेगा। मतलब इस तरीके से आपको रेंज बना के इसे डिफाइन करना है। तो इसके लिए आप गूगल की भी यूज ले सकते हैं, आप गूगल पे जाके सर्च कर सकते हैं कि शॉर्ट की रेंज क्या होती है और उसके अकॉर्डिंग आप इफ एल्स कंडीशन का यूज कर रहे होंगे। यहाँ पे देख रहे हैं आप, यहाँ पे इफ एल्स कंडीशन का लूप का काम आएगा यार, कि जितनी भी बार आप इफ एल्स का यूज करेंगे, देख रहे हैं आप यहाँ पे इफ एल्स यूज किया हुआ है और यहाँ पे आप कंडीशन चेक कर रहे हैं कि क्या अगर इससे बड़ा है या इससे छोटा है, तो ये सारे काम यहाँ पे हो रहे होंगे। बट स्टिल आप इस क्वेश्चन को एक बार स्किप कर सकते हैं यार, क्योंकि यहाँ पे फॉर लूप का भी यूज आ रहा है और फॉर लूप हम हमारे अगले लेक्चर में सीख रहे होंगे, तो अगले लेक्चर के बाद आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। देन हम बात करते हैं इंटीजर टू स्ट्रिंग की यार। तो यहाँ पे इंटीजर टू स्ट्रिंग में सिंपल सा कोड है यार कि आपको एक स्ट्रिंग दी हुई है और नॉर्मली आप सिर्फ एक इनपुट ले रहे हो तो यहाँ पे कोई फॉर लूप यूज नहीं आएगा और उस इनपुट को लेके आपको ये बताना है कि क्या वो अच्छी जॉब है या बुरी जॉब है। मीन्स यहाँ पे उन्होंने एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है कि आपको एक इनपुट दिया हुआ है और उस एन को आपको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है और प्रिंट करना है गुड जॉब और अदरवाइज आपको प्रिंट करना है रॉन्ग आंसर। तो एन की रेंज जो हो सकती है वो -100 से 100 में हो सकती है। तो यही है। तो अब हम लोग देख लेते हैं नीचे कि कैसे इसका कोड आप लोगों को करना है। तो देख रहे हैं आप यहाँ पे पूरा एक फंक्शन इन लोगों ने बना के दिया था, नीचे हमें वैल्यू वगैरह सब इन्होंने लेके दिया, हमें सिर्फ ये फंक्शन अप्लाई करना है। इस फंक्शन को अप्लाई करने के बाद में हम लोगों का काम सारा हो जाएगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं आप कि अगर कोई इंटीजर पार्स इंट और वो अगर आप उस स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट कर पा रहे हैं तो यहाँ पे आपको गुड जॉब प्रिंट करना है और अगर आप उसको कन्वर्ट नहीं कर पा रहे तो आप रॉन्ग आंसर प्रिंट कर रहे होंगे यहाँ पे। तो ये डायरेक्टली सॉल्व होता है ऑलमोस्ट, तो यहाँ पे आपको कुछ करना नहीं होता। तो यही यूज करना है कि यार आप लोगों को जो अभी तक कंसेप्ट बताए गए लाइक पार्स इंट, स्ट्रिंग टू इंटीजर, इंटीजर टू लॉन्ग वैल्यू और ये जितने भी डेटा टाइप्स के कन्वर्जन्स मैंने आप लोगों को बताए थे, साथ ही में जो हम लोगों ने अभी इफ एल्स लूप का यूज करना सीखा, स्विच केसेस का यूज करना सीखा, आप लोग उन्हीं चीजों को इंप्लीमेंट करके क्वेश्चंस कर रहे होते हैं। देन नीचे यार थोड़ा हाई लेवल कंसेप्ट आ जाता है, बट स्टिल हम लोगों को देख लेते हैं यहाँ पे कुछ इंट्रोडक्शन में कुछ मिलता है तो हमें। तो इंट्रोडक्शन में बस इतना ही है और स्ट्रिंग्स की अगर हम लोग बात करेंगे तो फिर स्ट्रिंग्स वगैरह ये सब थोड़ा एडवांस लेवल हो जाता है जिसे हम आने वाले टाइम में कन्वर्ट कर रहे होंगे। तो बस यार हैकर रैंक पे अभी बस इन्हीं कुछ 4-5 क्वेश्चंस को आप जाके ट्राई कर सकते हैं और अपने हैकर रैंक के साथ स्टार्ट कर सकते हैं। और अब से हर वीडियो के एंडिंग में मैं बता रहा हूँ कि आप कौन से क्वेश्चन जाके अप्लाई कर सकते हैं। तो मिलते हैं यार अगले ट्यूटोरियल के अंदर जहां हम लोग फॉर लूप के बारे में जान रहे होंगे। तब तक के लिए बाय, सी या।